देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत पश्चिम बंगाल चुनाव से। जी हां, पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है और जो मतदान हुआ उसमें भारी संख्या में लोगों के जो स्थितियां देखने को मिली, भारी संख्या में लोगों ने वोट दिया और वोटों से पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल के लोग घरों से बाहर निकलकर किस तरह से उन्होंने मतदान किया था। लेकिन आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले फेज में जो मतदान हुए उसके बाद से बीजेपी और टीएमसी दोनों को डर लग रहा है। डर इस बात का है कि ये जो इतनी भारी संख्या में पहले फेज में वोटिंग हुई, इसका प्रभाव, इसका बहुत बड़ा फायदा किस राजनीतिक पार्टी को होगा। लेकिन आपको यहाँ पर बता दूं कि अब जैसे कि दूसरे चरण का चुनाव भी होने वाला है, लेकिन ऐसे में ममता बनर्जी को सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं की याद आ गई है और ममता बनर्जी ने उन नेताओं को चिट्ठी तक लिखी है। जी हाँ, क्या कुछ लिखा गया है चिट्ठी में और ममता बनर्जी ने आखिरकार विपक्षी पार्टियों के नेताओं को याद क्यों किया, ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें साफ बताया गया है। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जो गहमा गहमी जारी है उसमें देखने को मिला कि ममता बनर्जी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी देखिए क्या लिखा गया है कि कानून जो 2021 के विरोध में नॉन बीजेपी लीडर को चिट्ठी लिखी गई है। लोकसभा में एनसीटी बिल 2021 और 22 मार्च और राज्यसभा में 24 मार्च को पारित जो किया गया था। इसके बाद 28 मार्च को राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी दी थी। कानून के मुताबिक दिल्ली में चुनी हुई सरकार से अधिक शक्तियां उपराज्यपाल के पास होगी। दिल्ली की सरकार को किसी भी कार्यकारी कदम के पहले उपराज्यपाल की सलाह लेनी होगी। इसी कानून पर कड़ा ऐतराज जताते हुए टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, शरद पवार और एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, जगन मोहन रेड्डी, नवीन पटनायक, केएस रेड्डी, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दीपाकर भट्टाचार्य, इन सबको चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर ये बताया गया है कि इस बिल का विरोध वो लोग भी करें और केंद्र सरकार की इस मनमाने रवैये को रोका जाए। दरअसल आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने जो एनसीटी बिल है उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पास करवा लिया और ये बिल पास होने का मतलब यह है कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, अब जो भी वो विकास कार्य दिल्ली के लिए करना चाहेंगे, चाहे वो शिक्षा को लेकर काम करना चाहें, चाहे स्वास्थ्य को लेकर काम करना चाहें या फिर अन्य जो मुद्दे हैं दिल्ली की जनता के भलाई के लिए जो भी काम करना चाहें, अगर वो काम वो करना चाहेंगे तो इसके लिए सबसे पहले उन्हें उपराज्यपाल की परमिशन लेनी होगी। अगर उपराज्यपाल मना कर देते हैं तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल वो काम नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर भी आप समझिए, मान लीजिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिजली को और सस्ती करने के लिए कदम उठाते हैं या फिर जो शिक्षा व्यवस्था है उसको और बेहतर करने के लिए कदम उठाते हैं, तो अगर वो उपराज्यपाल के पास इस प्रस्ताव को पास करवाने के लिए जाते हैं और उपराज्यपाल का अगर मन नहीं है तो वो अगर उपराज्यपाल को ये चीज ठीक नहीं लग रही तो वो फौरन इस पर साइन नहीं करेंगे, यानी कि ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो पूरी तरह से दिल्ली पर अब उपराज्यपाल का नियंत्रण हो गया, यानी कि मोदी सरकार ने जानबूझकर उपराज्यपाल की शक्ति को बढ़ावा दिया। और दिल्ली के जो लोग हैं वो ये भी देखें कि दिल्ली की जनता ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरे बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी को सत्ता पर बिठाया, लेकिन क्या ये नहीं लग रहा दिल्ली वालों को कि अब तानाशाही मोदी सरकार की बढ़ गई है। मोदी सरकार जिस तरह से अब दिल्ली में सीधा सीधा हस्तक्षेप कर रही है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें, दिल्ली सरकार के कामकाज में रुकावटें डाल रही है, दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाने से रोका जा रहा है, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार ये बात नहीं चाह रही कि दिल्ली सरकार दिल्ली के विकास के लिए काम करे, दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता के लिए काम करे। केंद्र सरकार ये चाह रही है कि दिल्ली की जनता ऐसे ही परेशान रहे, दिल्ली की जनता परेशानियों का सामना करती रहे और केंद्र सरकार मजे उठाती रहे। तो ये केंद्र सरकार की नीति है, यह है केंद्र सरकार का अपना एजेंडा कि किस तरह से वो दिल्ली में
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूरी उनकी जो शक्ति है उसको कमजोर कर दिया गया। जिस दिल्ली की जनता ने बहुत सोच समझकर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिताया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सत्ता पर बिठाया, और ऐसे में सीधा सीधा दिल्ली वाले जो लोग हैं, दिल्ली के लोग हैं, उन्हें परेशान करने का मोदी सरकार ने ये बिल लाकर कदम उठाया है। यानी कि दिल्ली के लोगों के जो विकास होने चाहिए, दिल्ली का जो विकास होना चाहिए, उस विकास में रोड़ा बनने का काम मोदी सरकार ने किया है और पूरी तरह से दिल्ली की जनता को परेशान करने वाला ये बिल भी है। मैं यहाँ पर ममता बनर्जी की बात कर रहा था कि ममता बनर्जी ने भी बाकायदा इस बिल का विरोध किया है और विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं उन सभी को चिट्ठी लिखी गई है और बताया गया है कि वो लोग भी मोदी सरकार की इस नीति का पूरी तरीके से विरोध करिए। देखिए आगे बढ़ते हैं और आपको और खबर में बता देता हूं। दरअसल देखिए, ममता ने पत्र में कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने एनसीआर बिल को पास करवाने की कोशिश की है, इसके खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है। उन्होंने कहा बीजेपी एक ऑथोरिटेरियन पार्टी है। ममता ने कहा हर राज्य की आवाज और जो आवाज उससे सामंजस्य न रखे उसे दबा देना चाहती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो आवाज मोदी सरकार के खिलाफ उठ रही है, जो आवाज बीजेपी के खिलाफ उठ रही है, सरकार उस आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। आज स्थिति भी तो यही है। देश में बेरोजगार अगर सवाल पूछता है मोदी सरकार से, अगर वो मोदी सरकार की कामकाज के बारे में पूछता है तो सरकार उसे जवाब नहीं देती। और इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तो जिस तरह से आज देश का युवा और देश के तमाम बहुत सारे ऐसे वर्ग के लोग हैं जो मोदी सरकार से सीधा सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार उन्हें चुप करवा रही है। मोदी सरकार ने साफ कह दिया कि सवाल उनसे नहीं पूछा जाएगा, चाहे देश में स्थितियां क्यों ना खराब हो जाएं, चाहे बेरोजगार जो है शख्स, चाहे बेरोजगारी का आंकड़ा क्यों ना बढ़ जाए, चाहे देश में किसानों की स्थिति और क्यों ना खराब हो जाए, चाहे जो महंगाई है वो और ज्यादा क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन सरकार से इस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। ये है लोकतंत्र। क्या इसी लोकतंत्र की उम्मीद हमारे को थी? क्या यही लोकतंत्र हमारे देश की जनता चाहती थी? क्या इसीलिए मोदी सरकार को देश की जनता ने वोट दिया था? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब आपको देना है। आप कमेंट करके अपने जवाब भी बताइए। और जिस तरह से मोदी सरकार अब तानाशाही पर उतर आई है, क्या ये बिल्कुल एक सही है या नहीं? और आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि जिस तरह से एनसीटी जो बिल है ये पास करवाया गया, इससे साफ पता चलता है कि मोदी सरकार अब नहीं चाह रही कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विकास के लिए काम करें, दिल्ली की स्थिति को बेहतर करने के लिए काम करें। तभी तो ये बिल आनन फानन में पास करवाया गया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से 3 कृषि बिल पास करवाए गए आनन फानन में, और तीनों कृषि बिल अब वापस लेने से मना किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता दें और देश की जो जनता है वो भी देख रही है, शायद सरकार को ऐसा लग रहा है कि अब चुनाव नहीं होंगे। शायद सरकार ऐसा समझ रही है कि एक बार सत्ता पर आ गए हैं तो दोबारा वो आगे आने वाले समय तक भी सत्ता रहेंगे। लेकिन सरकार को ये बात जरूर सोचना चाहिए कि हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, और जब चुनाव होते हैं तो जनता अपना फैसला सुनाती है, और जनता का जब फैसला आता है तो अच्छी अच्छी राजनीतिक पार्टियों की कुर्सियां हिल जाती हैं, अच्छी अच्छी राजनीतिक पार्टियां सत्ता से औंधे मुंह गिर जाती हैं। और आपको बता दूं कि 2024 ज्यादा दूर नहीं है, 2024 की तस्वीर अभी से नजर आने लगी है। जिस तरह से आज देश की जनता मोदी सरकार से नाराज है, और जिस तरह से देश की जनता, देश के युवा, बेरोजगार, किसान और तमाम तरह के वर्ग के लोग आज मोदी सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 2024 की तस्वीर साफ है। आज देश की जनता मोदी सरकार को जो है, अगर चुनाव होते हैं तो मोदी सरकार के खिलाफ ज्यादातर वोट पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जनता जिस तरह का फैसला कर रही है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जनता मोदी सरकार को और सत्ता पर नहीं बिठाना चाहती है। यानी कि सरकार को ऐसा लग रहा है कि वो आने वाले समय में भी आगे चुनाव जीतेगी और आगे भी सत्ता पर बैठी रहेगी। तो शायद इस सरकार की गलतफहमी है, क्योंकि जैसा कि हम बात करें तो हमारा देश लोकतंत्र है और यहाँ लोगों का शासन चलता है, सरकार का नहीं। सरकार किसी चीज को नहीं थोप सकती, और जनता की क्या ताकत होती है ये चुनाव के टाइम पर पता चलता है, और चुनाव तो चल ही रहे हैं। अगर बात की जाए तो देश के 5 राज्यों की हम बात कर रहे थे,
जहां पर चुनावी माहौल है, और बंगाल और असम चुनाव में अगर बीजेपी की हार होती है तो इसका मतलब आप ये समझिए कि बदलाव हो रहा है। और बदलाव ऐसा होगा कि अब ये जो लहर चल रही है, ये लहर आगने वाले समय में भी चलेगी, और यही बदलाव 2024 में भी देखने को मिलेगा। और क्या स्थितियां आने वाले समय में होगी, ये हम आपको और बताएंगे। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए।